जीरा प्लस और चाय के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैं करूंगा गुफ्तगू आपसे ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। पाकिस्तान की ये वाली परफॉर्मेंस देखना या इस पे कमेंट्री करना बड़ा टफ था। फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए कि घर पे खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा मुकाबला, मुद्दतों के बाद ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान को मिला। मगर एक स्टेटिस्टिकल नाइटमेयर थी ये जो पाकिस्तान की इनिंग्स थी बैट और बॉल के साथ। पहले तो बॉलिंग में बहुत खराबियां थी क्योंकि लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड को 260-70 रन पे रोक लेंगे। उसके बाद फिलिप्स ने आके जो धुनाई की तो 320 रन कर गए और ये टू पेस्ट पिच थी। ये पाकिस्तान ने अपने हिसाब से पिच बनाई थी। उसमें गेंद ग्रिप भी हो रहा था, उसकी स्पिन भी हो रहा था और हिटे मारना जो था वो मुश्किल काम था, मगर बहुत रन करवा दिए पाकिस्तान ने। उसके बाद जो रन चेस था उसकी कुछ समझ ही नहीं आई, ना कोई सर ना पैर। ऐसे थोड़ी होता है रन चेस 320 का, आपको कुछ पॉजिटिव इंटेंट शो करनी पड़ती है जो दिखी नहीं। फिर फखर जमान को इंजरी के बावजूद खिला दिया वहां पे उस नंबर के ऊपर जहां पे वो सिंगल्स ही नहीं ले सक रहे थे बिकॉज वो अनफिट थे। तो उन्होंने फिर चांस लिया तो वो चौके छक्के मारने थे उनको। बहरहाल वो भी आउट हो गए, मगर क्या कि क्योंकि सिंगल्स नहीं ले सकते थे तो बाबर आजम ब्लॉक हो गए क्योंकि उनकी बैटिंग जो है, उसकी तरतीब जो है, उसका जो फोकस, फंडामेंटल जो भी कह लें, उसका जो बेस है वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे है। बाबर आजम ने भी एक तरह से जो पहला 50 किया उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे, इसलिए कि वो इंटेंट भी नहीं थी। ठीक है, गेंद स्पिन हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, ये भी खौफ होता है बाबर आजम को शायद कि अगर वो जल्दी आउट हो गए तो बहुत प्रेशर पड़ जाएगा इस टीम पे। मगर इस तरह की इंटेंट से जो है ना, फिर आप 320 रन नहीं कर सकते हैं। और कहते यही है कि स्टेटिस्टिकली पहले 50 रन जब ये करते हैं ओडीआई में वो टाइम लेते हैं, उसके बाद के जो अगले 50 हैं वो बहुत स्पीड से करते हैं। तो उन्होंने तो वो मुश्किल मरला झेल लिया था पहले 50 का। अब तो उनको एंड तक जाना चाहिए था, पूरे 50 ओवर्स ही खेल जाते जैसे यंग खेले थे, ताकि एटलीस्ट एक एंड से कुछ कंसिस्टेंसी दिखती। मगर फिर हमने सलमान अली आगा की इनिंग्स देखी और खुशदिल शाह की इनिंग्स देखी तो पता ये भी चलता है कि शायद अगर आप में हिम्मत, हौसला और इंटेंट होती तो आप फिर बेटर देन रन अ बॉल भी स्कोर कर सकते थे इस पिच के ऊपर सेकंड टाइम अराउंड। क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने एक सुनहरी मौका खोया है। चले अब चलते हैं जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। मेरे हिसाब से जो प्लस मोमेंट है वो है ग्लेन फिलिप्स। उन्होंने जिस तरह से बैटिंग कर दी, 39 बॉलों में 61 रन, उसके बाद जो कैच पॉइंट पे किया वो भी एक तरह से टर्निंग पॉइंट ही है। हमने उसको टर्निंग पॉइंट कहा कमेंट्री में क्योंकि वो रिजवान का कैच था और रिजवान हमें पता है कि फाइटर है, मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने और उनके जल्दी एग्जिट से बहुत प्रेशर पड़ गया बाबर आजम और बाकी बैटिंग फोर्स के ऊपर। सो उसके बाद 9 ओवर्स भी किए, 60 रन दिए, विकेट नहीं लिए, मगर 9 ओवर्स कर देना, उसके बाद ऐसी फील्डिंग करना, बहुत सारे रन रोके और फिर जिस अंदाज से उन्होंने हिटिंग की है। देखिए ये पिच जो थी ना, ये साजगार नहीं थी चौके छक्कों के लिए। और पहले आके थोड़ा सा उन्होंने ऐसा मुझे देखा जैसे कि टाइम ले रहे हैं और कभी भी आउट हो सकते हैं, मगर फिर जो जिस तरह से उन्होंने सीधी हिट्स लगाई और एक पावरफुल स्ट्राइकर हैं, छोटे कद के हैं। कमेंट्री में मुझे साइमन डूल ने बताया कि हर रोज ये इन्होंने 800 पुशअप्स लगाई हैं हर रोज। मतलब है थोड़ा सा दीवानापन है, जो मर्जी कह लें, मगर वो अपनी फिटनेस का ख्याल करते हैं। मैंने सारी जिंदगी में शायद 200 से ज्यादा नहीं लगाई होंगी पुशअप, मगर वो एक दिन में 800 लगाते हैं। सो एनर्जी भी है, फिटनेस भी है, और ना सिर्फ इनकी फिटनेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है बल्कि मोस्टली हर एक की फिटनेस जो है उन प्लेयर्स की न्यूजीलैंड की लाजवाब है। चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो, स्पिनर्स हो, पूरा उन्होंने जो है एक कहानी पाकिस्तान को दिखाई कि किस तरह से मैच जीता जाता है। तो मेरे हिसाब से जो प्लस मोमेंट है, जो चुराया है, वो ग्लेन फिलिप्स हैं। लाजवाब दिन था उनका, हालांकि 2 सेंचुरियंस भी थे मगर इन्होंने मेला लूटा। तो वक्त हुआ है टोयोटा मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच का। टोयोटा मोस्ट रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच मेरे हिसाब से और मेरी किताब में आज के मैच के मोस्ट रिलायबल प्लेयर बनते हैं टॉम लेथम। देखें जिस अंदाज से उन्होंने रिस्क फ्री बैटिंग की और जिस मौके पे आके उन्होंने पार्टनरशिप्स बनाई और फिर सेंचुरी की, वो लाजवाब एक्ट था। स्वीप शॉट बहुत अच्छा खेले, वो स्पिनर्स को सेटल नहीं होने दिया। उसके बाद फास्ट बॉलिंग पे रिस्क फ्री बैटिंग की, ड्राइव्स भी थी, पुल शॉट्स भी थी, और एंड में आके
जब जरूरत थी न्यूजीलैंड को तभी इम्प्रोवाइज किया। फिलिप्स के साथ जो है वो लाजवाब पार्टनरशिप थी। पहले उन्होंने ओपनर के साथ पार्टनरशिप लगाई, यंग के साथ। तो अकल से खेले, मुश्किल टाइम के ऊपर जो है उनकी गेम अवेयरनेस लाजवाब थी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स लाजवाब थी, फिटनेस दिखाई उन्होंने। बल्कि न्यूजीलैंड ने जो मैच जीता पाकिस्तान से बल्ले के साथ, वो चौके छक्कों से नहीं जीता, वो उन्होंने सिंगल्स, डबल, जो रनिंग बिटवीन द विकेट थी, उससे पाकिस्तान को चित किया। और एंड में आके मुझे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान जो है वो थक भी गए थे, और जहां लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड 260-70 करे, वो 320 कर गए। तो उसमें इन्होंने एक बहुत ही सेंट्रल रोल अदा किया है, और सेल्फलेस बैटिंग, रिस्क फ्री बैटिंग, लाजवाब बैटिंग। प्रॉब्लम यह है कि एक ही टीम से 3-1 तो मैच हार गए। सो पहला मैच अगर हारते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है लोगों को, मगर दूसरा तीसरा उससे पता यही चलता है कि कोई फंडामेंटल गलतियां करते हैं। कभी फील्डिंग लैकलस्टर होती है, कभी डेथ बॉलिंग लैकलस्टर होती है। फॉर एग्जांपल बॉलिंग में बाउंसर ही नहीं किया, यॉर्कर ही नहीं देखे। बाउंसर बड़ा एक वैल्यूएबल बॉल है ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि ये आपको विकेट दिलवा सकता है, और आप 2 बाउंसर कर सकते हैं एक ओवर में। यॉर्कर इसी तरह, जब आप स्लोअर बॉल आपके काम नहीं आ रहे या लेंथ बॉल आप नहीं कर सक रहे हैं, सो इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए फिर आपको यॉर्कर जाना चाहिए था, और यॉर्कर की लेंथ पे बॉल करने चाहिए थे, वो भी नहीं दिखा। सो उसमें बिल्कुल ही बेतुकी सी परफॉर्मेंस थी अनफॉर्चुनेटली। और बैटिंग में जैसे मैंने कहा कि दिखा ही नहीं है कि आप चंक ऑफ ओवर्स पहले खेल जाएं, और फिर उसके बाद जो है एंड में आके अगर आप मारे भी तो उस वक्त तक मुकाबला हाथ से निकल गया था। एक और इंटरेस्टिंग स्टैट है मेरे पास, वही मेरे पॉइंट को ये बैक करता है कि पाकिस्तान के टॉप 4 ने 97 रन किए, 164 बॉल खेल के, स्ट्राइक रेट था 59 का। और आखिरी के 7 जो बैट्समैन थे उन्होंने 158 स्कोर किया, 120 बॉल खेल के, और स्ट्राइक रेट 132 का। तो पता इससे यही चलता है कि ये पिच पे रन चेज हो सकते थे, तो वो ऑब्वियसली हुए नहीं है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब बहुत प्रेशर में है। अगले मैच सारे जीतने हैं। ये स्विम और सिंक टाइप का टूर्नामेंट है, आप इसमें मैच जो है वो लूज नहीं कर सकते हैं। सो क्वेश्चन मार्क थे एलियत के ऊपर भी, इंटेंट के ऊपर भी। इतने फैंस आए थे, वो बेचारे बददिल से गए, क्योंकि आप के हिसाब से पिच थी, 2 पेस थी, मगर वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखी नहीं जैसे पाकिस्तान होप कर रहे थे। अब आपको सब मैच जीतने हैं, इंक्लूडिंग दैट अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया से मुकाबला अब तगड़ा होगा, अपने से बढ़ के खेलना पड़ेगा, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान को शायद फखर जमान को नहीं भेजना चाहिए था उस पोजीशन पे। साउथ शकील ने कभी जिंदगी में ओपन नहीं किया, लिस्ट ए के मैच में ओपन नहीं किया, उनको आपने ओपन करा दी। इसी तरह से रिजवान आज तक अपने सारे ओडीआईज में नंबर 3 पे नहीं खेले हैं, 4 की पोजीशन पे से ऊपर वो खेले ही नहीं है। सो वो भी जल्दी आ गए। तो बहुत ज्यादा इसमें जो थे ना, वो स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर्स थे। बट हैविंग सेड दैट, अब जो हो गया वो हो गया, क्योंकि सारे फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखिए 60 रन की जो डिफीट होती है ना, वो मैसिव डिफीट है। आपका जो नेट रन रेट है वो भी हाथ से निकल जाएगा, और आगे चल के अगर आप जीतते भी है तो एक खास रेट से आपको मैचेस जीतते हैं। सो आसान काम नहीं है पाकिस्तान के लिए। घर पे खेल रहे हैं, पहला मैच है, आपको पता है न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है कि किस तरह से वो खेलते हैं, और न्यूजीलैंड से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उनकी फील्डिंग, उनकी बैटिंग, उनकी स्पिन बॉलिंग, उनका मिडिल फेज में टफ पिच के ऊपर लेथम जिस तरह से खेले, जिस तरह से फिलिप्स में एंड में आके धुनाई की, ये सब कुछ जो है हाई पॉइंट्स हैं, और एक तरह से ब्लूप्रिंट है पाकिस्तान के लिए। अगर उन्होंने मैचेस जीतने हैं तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनके लिए। 35 years of proven reliability.